तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज में, जो कि एक बहुत ही कमाल की एक्शन और एडवेंचर वाली सीरीज होने वाली है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होगा फंगी और उसको इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक न्यू पावर मिल जाती है कल्टिंग करने की। वो आकर इसका कैसे इस्तेमाल करता है वो हम इस सीरीज में देखेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेव यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि ग्रेव यार्ड होने के साथ साथ एक काफी पुराना खंडहर था, जिस जगह पे शहर के बाहरी लोग कई बार ट्रेजर्स ढूंढने के लिए भी आते हैं। जहां पर तभी हमें तो चोरों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक उसका बॉस और एक असिस्टेंट होता है। जहां पर वो बॉस अपने असिस्टेंट से ये कह रहा था कि इस जगह पे तो चोरों को छिपने के लिए काफी सारी जगह मौजूद है, लेकिन हमें इससे क्या करना, हमें तो अपना जरूरी सामान ढूंढना है। लेकिन उसका जो साथी होता है वो छोटी छोटी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो उसका बॉस ये कहने लगता है कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम एक मर्द होकर काया हो कि जैसे क्यों डर रहे हो, ऊपर से हम तो चोर भी हैं, तो हमें तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और फिर तभी यहाँ पर बाइक को चलाते हुए एक लेडी कैरेक्टर आ जाती है, जिसका नाम होता है चूजिया, और वो वहाँ पर आते ही उन दोनों को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि ये भी यहाँ पर ट्रेजर्स को ही लेने के लिए आई हुई थी। लेकिन वो तो अकेले यहाँ पर उन दोनों को ही फोड़कर रख देती है। अब वो कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतने ज्यादा कमजोर निकलोगे, कि मुझ जैसी लड़की ने तुम दोनों को धो डाला और तुम्हें हरा दिया। इसी चीज की सेल्फी को निकालकर वो अपने साथी को भेज देती है। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि मैं इस फील्ड में नई तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए इन जैसे छोटे मोटे चोरों को निपटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। तभी वो बॉस यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगा था। फिर जुजिया तुरंत ही काफी स्पीड के साथ में उसका पीछा करने लगी थी, जिस चीज को देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए अपने पास में रखे हुए काफी बड़े बम को जलाकर जसिया की तरफ फेंक देता है ताकि वो मारी जाए। लेकिन जुजिया तो काफी ज्यादा होशियार होती है और वो केवल एक ही किक में उस बॉम्ब को अपने से काफी दूर भी फेंक दी थी, जिसके धमाके की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुंध फैल जाती है। जहाँ पर तभी मौके का फायदा उठाकर चूजिया फिर तुरंत ही उस बंदे को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन दोनों के वेट की वजह से वहाँ की जमीन कोल्पन वाले थे। लेकिन चूजिया खुद को बचाने के लिए एक रस्सी से लटक जाते हैं, लेकिन जिस चीज पर वो लटकी हुई थी उस पर भी एक काफी बड़ी चट्टान गिरती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब जुजिया को होश आता है तो फिर वो अपने आप को एक बहुत ही विशालकाय और पुराने खंडहर है वह सबसे पहले उस चोर को चेक करती है, जो कि अभी भी जिंदा था। जिसके बाद फिर चूजिया यहाँ से आगे बढ़ने लगती है देखने के लिए कि आखिर यह कौन सी जगह है। वो कहती है कि मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतना ज्यादा पुराना कोई एंड टॉम भी होगा। और साथ ही वो ये बात भी नहीं जानती थी कि वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जाल में भी फंसते जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो काफी पुरानी सिपाहियों की मूर्तियां थी मैं अपने आप ही हलचल भी होने लगी थी। चूज को पता चलता है कि यह तो मिलिट्री कमांडर की ग्रेव यार्ड है। वह तभी जैसे ही वो चोर बंदा चूजिया को पकड़ने के लिए जाता है तो फिर वो इसको एक ही बार में नॉकआउट भी कर दी थी। लेकिन अब वो देखती है कि यहाँ पर का काफी सारे एंड्स टाइम के सिपाही मूर्तियों के जैसे बने हुए उसको मारने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भी भागने लगते हैं। इसके बाद अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है फंगी, और अपने मास्टर की ग्रेव के सामने खड़ा होकर उनकी फेवरेट ड्रिंक को उनको दे देता है और यह कहता है फाइनली आप इस ड्रिंक के स्वाद को चख सकते हो। मुझे याद आया कि आपका मेमोरियल डे आने वाला है, इसकी वजह से जब मैं कल रात एक घर में चोरी करने के लिए गया, मुझे पता चला कि यह घर तो काफी समय से खाली पड़ा हुआ था। मुझे आपकी फेवरेट ड्रिंक भी वहीं पर मिली। वो उनसे ये कहता है कि आज से 3 महीने पहले मैंने आपकी आखिरी विश को भी पूरा किया। मैंने माउंटेन से नीचे जाकर आपके हट को इस मोटल्स की दुनिया में रिफाइन करने की कोशिश की। और आपको ये तो याद होगा ही कि शन पाओ और फैटी दोनों मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं। वो लोग हमेशा ही मेरे हर काम में पूरी मदद भी करते हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ में एक एंटी को शॉप को भी ओपन कर लिया। वैसे भी मैंने आपके साथ में बचपन में काफी सारी एंसिस को भी पढ़ा था, जैसे कि मुझे जी एंटी की उसकी काफी अच्छी नॉलेज भी है। साथ ही साथ फैय के पास में ये जो गवाला नाम का ट्रीजर होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि आखिर असल में ये गवा है क्या, क्योंकि जब वो एक बार रास्ते पर एक बिल्ली को बचाने के लिए गया था तब एक कार काफी तेजी में उससे टकराने वाली थी, लेकिन वहां पर उसकी मदद की थी गबा ने, क्योंकि गबा ने उसकी जान बचाने के साथ साथ फंगी को काफी सारे मिस्टीरियस कल्टिवेशन के मेथड्स भी सिखा दिए, जैसे कि आज के इस मॉडर्न जमाने की दुनिया में वो अपने आप को सबसे ज्यादा लकी समझता है। उसने मार्शल आर्ट के वो सारे के सारे तौर तरीके सीख लिए जो कि उसके लिए जरूरी थे। अब तो फंगी को भी यह याद नहीं है कि
उसने गवाला के बड में कितना ज्यादा समय बिता दिया, लेकिन जो भी हो अब उसके पास में काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है। उसने ये कभी भी सोचा नहीं था कि यह ट्रीजर उसके लिए एक वरदान साबित होगा। अपनी मास्टर की ग्रेव से ये कहने लगता है कि आपने मुझसे कहा था जब मैं सबसे पहली बार आपसे मिला था तब ये गबा मेरे गर्दन में लटका हुआ था, लेकिन मुझे तो आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर यह क्या है और मैं कौन हूँ। वहीं हम एक छोटे से पेड़ के ऊपर एक रैबिट को देखते हैं जो कि काफी देर से फैय के ऊपर नजर रखे हुए था, जिसको तभी एक कॉल आता है कि उनके साथ में काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसीलिए फिर वो तुरंत ही फैटी और शन पाओ के पास में भी पहुंच जाता है, जहां पर वो एक टर्टल के सेल का इस्तेमाल करने वाला है ये पता करने के लिए अब असल में उनके साथ में प्रॉब्लम क्या हुई है, जिसको ऐसा करते हुए देखकर शन पाओ तो ये कहता है कि फैटी तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कि हमारा भाई फंगी किसी जादूगर जैसा लग रहा हो, और जो फंगी उसको यूज करता है तो उसको ये पता चलता है कि उनकी जो साथी है चूज या उसकी जान खतरे में आ चुकी है। तो शन पाओ कहता है कि ये तो सारी की सारी गलती मेरी है, हम लोगों को कल रात बात कर लेनी चाहिए थी। तो फंगी उन दोनों से ये कहता है कि उसकी जिम्मेदारी मैंने तुम दोनों को दी थी कि जहां भी जाओगे तुम तीनों साथ में ही जाओगे। तो शन पाओ कहता है कि हम दोनों तो खेल में काफी ज्यादा व्यस्त हो गए थे, इसीलिए पता ही नहीं चला कि चूजिया यहाँ से कब चली गई। तभी फैटी बताता है कि मुझे सुबह सुबह एक ग्रुप मैसेज भी मिला था जिसमें चूजिया ने अपना एक वॉइस नोट और अपनी लोकेशन को भी शेयर किया था। संगी कहता है कि ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से साउथ की तरफ जाना होगा, जहाँ पर भी हमें सिमेट्री दिखेगी हम वहीं पर उसको ढूंढेंगे। इसके लिए फिर वो तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद फंगी अपने एक डिवाइस का इस्तेमाल करने लगता है उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए, लेकिन उसका ये डिवाइस भी जजिया की एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन ये जगह देखकर फंगे को एक पहेली याद आने लगते हैं जो कि बचपन से सुनते आ रहा है, लेकिन अब इस जगह को देखकर फंगी इस बात को भी समझ जाता है ये सिमेट्री इमोर्टल्स की जगह है, जहां पर फैटी और शन पाओ उस चोर को पकड़ कर ले आते हैं। कहते हैं कि हमें कोई इमोर्टल तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर मिला है जिसको देखने पर मुझे ये पता चला कि चू जिया ने जो सेल्फी ली थी उसके अंदर यह बंदा भी मौजूद था, जिसको चू सिया ने पकड़ा होगा कि इसको होश आते ही इसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये आज के बाद कभी भी किसी भी टॉम को लूटने के लिए नहीं आएगा। तो फिर फंगी तुरंत ही उससे ये पूछने लगता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, तो वो तो उसको पहचानने से इनकार कर देता है कि मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं। तो शन पाओ तुरंत ही उससे ये कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे हाथों में ये हमारी वाली हथकड़ियां कहाँ से आई। और वो बंदा तुरंत ही डरते हुए ये बताने लगता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, मेरे बॉस उसी लड़के के साथ में फाइट करते हुए इसी सिमेट्री के अंदर चले गए, और जब कल की रात को ये बंदा वहां पर जाने की कोशिश किया तो ये तो वहां पर जा ही नहीं पाया, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। फैंग ये नोटिस करता है कि गबा में अपने आप ही हॉटनेस बढ़ने लगी है, जिससे कि वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। इसीलिए वो शन पाओ और फैटी से कहता है कि इस बंदे को यहीं पर बांध दो, क्योंकि हम तीनों को ही जजिया को बचाने के लिए यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। तो शन पाओ कहता है कि ऐसे हीरो वाले कामों के लिए तो मैं हमेशा ही रेडी रहता हूँ, लेकिन ऐसा करने में फैटी की काफी ज्यादा फट रही थी, इसीलिए वो कहता है कि मैं तो यहीं पर रुकना चाहता हूँ। इसीलिए फिर शन पाओ से कहता है कि चिंता मत करो फट्टू, हम लोग नीचे जाकर वहां से कुछ ट्रीजर को भी ढूंढ कर ले आएंगे। नीचे जाने से पहले फंगी उन दोनों से कह देता है कि मैंने तुम लोगों को जो जो भी ट्रेजर्स दिए थे उनको अपने गले में लटका लो, क्योंकि वही तुम्हारी जान बचा सकते हैं। इसके बाद फिर ये तीनों के तीनों यहाँ से अपनी अपनी रस्सियों को नीचे लटका देते हैं और उन्हीं की मदद से धीरे धीरे करके नीचे भी जाने लगे थे। लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही उन तीनों को काफी ज्यादा अंधेरा नजर आता है। इसको देखकर तो फैटी की यहाँ पर दोबारा से फटने लगी थी। तो शन पाओ उससे कहता है कि तुम आखिर कैसे मर्द हो जो कि अंधेरे से डरते हो, जहां से फंगी और शन पाओ तो तुरंत अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जिनके पीछे मजबूरी में आकर फैटी भी तुरंत ही चला जाता है। लेकिन ये जगह वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक भी थी। वो तीनों चलते चलते काफी अंदर तक आ जाते हैं। इसीलिए शन पाओ कहता है कि भाई मुझे बताओगे कि असल में हम लोग करने क्या वाले हैं। इसके लिए फै तुरंत यहाँ पर अपने उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर तब फैटी को एक छोटा सा ट्रीजर नजर आता है जिसको वो उठाकर भी ले आया था। और वो फंगी से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये कौन सा ट्रीजर है, क्योंकि ये मुझे यहीं पास में ही मिला है, तो तुम लोगों को मानना ही चाहिए कि मेरी भी चील की निगाह है। लेकिन फंगी उससे ये कहता है कि अभी वैसे हम लोगों को इस टॉम में से कोई भी ट्रेजर नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो इसकी हमें बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए शन पाओ भी फिर उससे
ये कहता है कि उसने सही कहा, तुझ जैसे फट्टू के चक्कर में आकर तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। तो फैटी कहने लगता है वो तो ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग अपनी शॉप का किराया कैसे चुकाएंगे। जैनपा उससे ये कहता है कि तुम आखिर चिंता क्यों कर रहे हो, हमारा एक छोटा सा बिजनेस भी तो चल रहा है, उससे भी हम लोग काफी सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल होता है वो धीरे धीरे करके सर्दी जैसा होने लगा था। अब ये तीनों ही यहाँ की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को टॉम के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ ही पुराने जमाने के लोगों के कॉफिन ही कॉफिन टंगे हुए थे, जिसको देखकर फैटी कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक फोटो तो लेना ही चाहता हूँ। और इस जगह को देखने के बाद फंगी ये कहता है कि मेरे हिसाब से इस जगह को यहाँ का मेन टॉम चेम्बर होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा और किसी भी चीज को मत छूना। फंगी को यहाँ पर टाइज अरे भी दिखाई देता है, जिसको देखकर फिर शन पाओ ये कहने लगा था कि मेरे हिसाब से इस जगह का ओनर कोई प्रिंस नहीं बल्कि कोई जनरल ही होगा। वो लोग यहाँ पर जैसे ही कुछ चीजों को देख रहे थे कि तभी फैटी काफी बड़े स्टैचू में से जाकर उसका एक छोटा सा ट्रीजर निकाल लेता है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है कि अब उस स्टैचू के साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्टैचू होते हैं सभी के अंदर जान आ जाती है और वो हिलने डुलने लगे थे। फैटी शन पाओ और फैंकी के पास में जाकर कहता है कि देखो भाई, मुझे कितना अच्छा ट्रीजर मिला, मेरे हिसाब से हमें इसका काफी सारा पैसा मिलना चाहिए, जो कि असल में होता है जीएन स्टोन। वो गलती से फैटी के हाथों से छूटकर नीचे गिरता है और ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल रा फैलने लगा था। यहाँ पर पुराने जमाने की जितनी भी लाइट्स थी वो सभी की सभी एक्टिवेट हो चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ पर कॉफिन में मौजूद पुराने जमाने के वॉरियर्स भी अपीयर होने लगे थे। फंगी ये कहता है कि एक्सट्रीम जीएन स्टोन एक्सट्रीम यन प्लेस पर ही पाए जाते हैं, और जैसे ही उन लोगों को अपने पीछे से जिंदा लाशें चलती हुई नजर आते हैं, उसको देखकर तो फैटी काफी जोरों से चिल्लाने लगा था। नफा और फंगी तो अपने ऊपर अटैक करने वाले उन सारे के सारे स्टैचू को मारने लगते हैं, जहां पर फिर तभी फंगी यूज करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, जिसके केवल एक छोटे छोटे अटैक से ही वो इन सारे के सारे स्टैचू को दोबारा से फ्रीज करते जा रहा था। बहुत ही जल्द अपनी स्पीड का यूज करते हुए सारे के सारे स्टैचूज को फ्रीज कर देता है, जिनको देखकर शन पाओ ये कहने लगता है कि वैसे भाई मुझे बताओगे कि आखिर ये क्या चीजें हैं। तो फंगी बताता है कि ये सभी के सभी नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जिससे कि ये हमारे लिए उतने ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन सभी लोगों को ऐसी डार्क जगह पे दफनाया गया था जहां पर पहले से ही डार्क एनर्जी मौजूद थी। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि कहीं इस टॉम का ओनर री इनकारनेट ना हो जाए। और जितना मैं इस जगह के बारे में जानता हूं, इस जगह को कैमरन डायनेस्टी की सिमेट्री होनी चाहिए। शन पाओ कहता है कि क्या वाकई में ये लीजेंडरी कैम्बियन डायनेस्टी है। तो जैसे ही एक और कॉफिन को खूने वाला था तो वो दोनों तुरंत ही उसको मना कर देते हैं, लेकिन फिर गलती से हल्का सा धक्का लगाने से ही वो कॉफिन ओपन भी हो जाता है, जिसके अंदर ये डार्क एनर्जी भी जा चुकी थी। वो तीनों ही देखते हैं कि इसके अंदर तो मौजूद है चूज, या वो भी इस डार्क एनर्जी में रहने की वजह से एक इविल गर्ल बन चुकी थी। फैंग ये कहता है कि इसके अंदर डार्क एनर्जी है, इसलिए इससे अब बच के रहना। उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन चूजा की बॉडी काफी ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए तो उसके ऊपर हल्का सा भी उसका असर नहीं होता। फिर वो अगले ही पल एक स्पीयर की मदद से उन तीनों के ऊपर ही अटैक करने लगती है। इसमें वो सबसे पहले यहाँ पर अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी फंगी को। फंगी कहता है कि डार्क एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी आ चुकी है, इसीलिए वो उसका सामना करने के लिए तुरंत ही शन पाओ से अपने लिए एक वेपन ले लेता है। इसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक काफी शानदार फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसमें फंगी के पास में वो ट्रीजर होने की वजह से वो उसको बराबरी की टक्कर भी दे रहा था, लेकिन चूजिया की स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो उसके वेपन को भी हटाते हुए उस पर काफी जोरों के अटैक्स कर रही थी। जजिया के रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट हो चुके थे, ये फंगी को भी उसका सामना करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो कहता है कि अब मुझे इसके ऊपर अपने तासमन एरे का ही यूज करना पड़ेगा इसके लिए। पर वो काफी रफ्तार के साथ में जाता है और अपनी उसी तालिस्मान एरिक को यूज करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उसको जुजिया के अटैक्स का भी सामना करना पड़ रहा था, जिससे कि फिर वो तुरंत ही शन पाओ और फैटी उन दोनों से ही मदद भी मांगता है। जब तक मैं यहाँ पर तालिस्मान एरे को एक्टिवेट कर रहा हूँ तब तक तुम दोनों को चूजिया को यहाँ पर उलझा कर रखना पड़ेगा, इसलिए फिर शंपा और फैटी दोनों ही उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चूजिया को रोक पाना फैटी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में फंगी भी यहाँ पर अपने उस तालिस्मान एरी को एक्टिवेट कर लेता है और उसी के अंदर फंसा देता है चूज को, जिससे कि चूजिया की बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी वो उसे रिलीज होने लगती है। फंगी एक ही बार में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को जुजिया के अंदर डाल देता है, जिससे कि जजिया भी काफी जोरों के साथ में स्क्रीम करने
लगी थी तो शंपा उससे कहता है कि भाई फंगी तुम ये कर क्या रहे हो। तो फंगी कहता है कि चूज के अंदर जो ये एक्सट्रीम कोल्ड एयर जा चुकी है, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको बचाने के लिए हमारे पास में इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। तभी फै ये गौर करता है कि वो यहाँ पर जिन स्पेल्स को यूज कर रहा था वो तो कभी भी उसके मास्टर ने उसको सिखाए ही नहीं थे। लेकिन फिर तभी अचानक से ही काफी सारे कॉफिन्स नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, लेकिन उस वक्त तक जजिया की बॉडी में से पूरी तरीके से डार्क एनर्जी भी नहीं निकली थी, इसलिए वो एक मूव का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसको बेहोश कर देता है। लेकिन अब इसके अगले ही पल ये जगह भी पूरी तरीके से कोलबस होने लगती है, जिससे कि इन तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। फैटी कहता है कि फंगी मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। लोगों के यहाँ से निकलते ही ये जगह पूरी तरीके से ही ढह जाती है। जब ये चारों के चारों वापस से अपने घर पर आ जाते हैं तो उन्हें इस न्यूज के बारे में पता चलता है कि आज करीब 10 बजे के आसपास साउथ में मौजूद सिमेट्री अपने आप ही कोलैप्स कर गई। अच्छी बात तो ये थी कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फैटी तो यहाँ पर जीन स्टोन के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा था। उस सिमेट्री के बारे में ये कहा जाता है कि यह शायद पुराने जमाने की लेजेंड कैम्ब्रियन डायनेस्टी का एंस्टिटाइट जी को पूरी तरीके से सील कर चुका हूँ। लेकिन अब हम लोगों को केवल 1 महीने के अंदर ही कोई एक ऐसी डार्क जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग इस मैजिक सर्कल को रिवर्स करेंगे, तभी जाकर जुजिया की बॉडी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये काफी बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। और फैटी को भी जीन स्टोन के बारे में कुछ डिटेल्स पता चल चुकी थी, उसके बारे में उनको और भी ज्यादा जानकारी दे सकते हैं मिस्टर रैमिंग। इसीलिए फंगे कहता है कि अब हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा मिस्टर रैमिंग को, क्योंकि अब उन लोगों का एक बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस सफर भी शुरू होने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, क्या मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड बनाना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना।